हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अब जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा आयुर्वेद फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। होने वाला क्या, हो चुका है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देखिए, वहाँ पर मैंने चरक संहिता हो गया, ठीक है, रचना शरीर हो गया और पदार्थ विज्ञान हो गया, अष्टांग चरक, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट आयुर्वेद के मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। बस अब हमारा संस्कृत बचा है, क्योंकि आप लोगों के पोल के अनुसार आप लोगों का कहना था कि सर संस्कृत में बहुत दिक्कत आ रही है, संस्कृत स्टार्ट की है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए संस्कृत के सीरीज लाया हूँ, जिसमें हम बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, संस्कृत वर्ण परिचय वाला। एंड देन उसके बाद हम इसका रिवीजन भी कर चुके हैं एक चैप्टर का। देन उसके बाद हम स्टार्ट करा संज्ञा प्रकरण, ठीक है। संज्ञा प्रकरण को डिटेल में देखते हैं। अब जिसको भी यहाँ पर मेरे किसी भी सब्जेक्ट को नोट्स चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, जिसको व्हाट्सअप नंबर मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए, तो भी अगर आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में नहीं मिलती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने सारी प्लेलिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट को वहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि बीएमएस फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई यहाँ पर इसका चार्ज नहीं है, ठीक। तो सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। किसी सब्जेक्ट में कोई अगर डाउट आता है तो आप मैंने कमेंट में भी कर सकते हो, और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। कुछ बच्चे पूछते भी हैं और मैं उनको बताता भी हूँ, ठीक है। तो इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना संज्ञा प्रकरण। अब देखो, संज्ञा प्रकरण वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ये क्या होती है संज्ञा? प्रकरण मतलब इसके बारे में हम डिटेल में विस्तार में बात करेंगे, ठीक। तो अब संज्ञा को जो हमने, देखो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम पेज में मतलब लिख लिख कर आपको समझाएंगे, देन उसके बाद हम नोट से भी समझाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर संज्ञा के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि संज्ञा के है क्या। तो यहाँ पर बताया गया है कि सम प्लस ज्ञा, अगर संज्ञा का हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो दो शब्दों में टूटता है, ठीक है। संधि विच्छेद हम संधि वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो संज्ञा का अगर हम दो चीज में तोड़ते हैं तो सम प्लस ज्ञा, जिसका मतलब होता है सही अर्थ का ज्ञान कराने वाला, ठीक। संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिसे किसी वस्तु, भाव या किसी जीव के नाम को बोध होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति हो, किसी वस्तु के भाव को उसका बोध होता है, उसके नाम का बोध होता है, ठीक। उसके नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया? एक नाम हो गया, ठीक है, एक संज्ञा हो गई। ताजमहल बहुत खूबसूरत है, तो ताजमहल एक प्लेस हो गया, जगह हो गया, ठीक है। मैंने बताया ना, किसी वस्तु के भाव को किसी वस्तु को बता रहा हो या किसी जीव के नाम को बता रहा हो, तो वो क्या होता है? संज्ञा होता है, ठीक। फिर यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पदार्थ मतलब यहाँ पर जो एक विशेषिक शब्द है, यानी जो एक स्पेशल लेटर है, बोधक विशेष शब्द ज्ञान कराया जाए, मतलब उसके विशेष शब्द का ज्ञान कराया जाए, ठीक है। उसे परिभाषित किया जाए या नहीं किया जाए। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है, यानी इस नाम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इस नाम के बारे में बताया जा रहा है, इसको परिभाषित नहीं किया जा रहा है कि राम के बारे में परिभाषित नहीं किया जा रहा कि राम एक लंबा चौड़ा व्यक्ति है या फिर राम एक छोटा व्यक्ति है। तो उसके बारे में डिफाइन ना करके, ठीक है, उसके व्यवहार के बारे में डिफाइन ना करके या किसी भी चीज़ के बारे में डिफाइन ना करके केवल उसके नाम पर फोकस करना ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है, ठीक। अब देखो, इस चैप्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं और बहुत सारे सूत्र को समझने के लिए यहाँ पर संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम संज्ञा की बात करते हैं, वो होती है सहयोग संज्ञा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहयोग संज्ञा के बारे में। देखो, इनके सारे सूत्र भी हम पढ़ेंगे, जितने भी संज्ञा होती है इनके हम सारे सूत्र भी पढ़ेंगे, ठीक है। सूत्र पढ़ेंगे क्योंकि सूत्र आपको याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू मोस्ट प्रॉब्लली रह दिया है कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से कि आपके एमसीक्यू आए, ठीक है। और एमसीक्यू आएंगे तो यहाँ पर सूत्र आपको पूछा जा सकता है कि ये वाला कौन सा सूत्र है, किसका सूत्र है, ठीक है। और 5 नंबर में आए तो आप लिख सकते हो। इतना हम डिटेल में यहाँ पर इसको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है सहयोग संज्ञा। अब जैसे नाम से क्लियर रहते हैं, सहयोग का मतलब क्या होता है? मिलना, किसी चीज़ का मिलना, ठीक है। जैसे कि आपका आपके दोस्त के साथ सहयोग हो गया, ठीक है, या फिर किसी और के साथ सहयोग हो गया, तो उसे हम बोलते हैं सहयोग। अब यहाँ पर संज्ञा के मैं बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में अच का ना होना, इसका सहयोग संज्ञा। देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी दो वर्ण है, मतलब दो वर्ण आपस में जब मिल रहे हैं ना, जैसे मान लो कि दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, वो वर्ण कैसे होने चाहिए? व्यंजन वर्ण होना चाहिए। यानी कि जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच में किसी स्वर का ना होना ही क्या कहलाता है? सहयोग संज्ञा कहलाता है। अभी रुको, इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे कि देखो, इंद्र को, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इंद्र आपको दे दिया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्या इंद्र के अंदर सहयोग संज्ञा है या नहीं है, तो इसको आप कैसे करोगे? पहले आप इसको संधि विच्छेद करोगे। ये मैं आपको समझा चुका हूँ तोड़ना, कि स्वर के अंदर
कोई भी और व्यंजन या कोई और कुछ छुपा नहीं होता है, लेकिन व्यंजन के अंदर स्वर छुपा होता है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो स्वर है तो स्वर लिखा रहेगा। और इस आधे ने को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस आधे ने को क्या लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसके नीचे हलंत लगा सकते हैं, ठीक। एंड उसके बाद दे है, ठीक, एन ए है, एन रे है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैंने किस तरह से लिखा है, किस तरह से तोड़ा है। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, इतना मैं डिटेल में बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के साथ हमेशा स्वर रहेगा, ठीक है। जो व्यंजन होता है उसके साथ हमेशा स्वर छिपा होता है। जैसे कि मैंने यह बोल दिया, ठीक है, तो यह बोल दिया तो यह एक व्यंजन है, तो इसके अंदर हमेशा एक स्वर छिपा होता है, जिसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ठीक। अब इसके अंदर कोई, इस व्यंजन के अंदर कोई स्वर छिपा नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, ठीक। और जैसे आदन्य होता है, कभी जैसे आदन्य हो गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से हलंत करके लगा सकते हैं। या फिर अगर ऐसा है तो इसको हम आदिन्य करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं लिखने के, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते रहोगा संस्कृत को, ठीक। अब देखो यहाँ, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या इंद्र के अंदर संयोग संज्ञा है या नहीं। आपने क्या बताया कि संयोग संज्ञा क्या होता है कि जब दो व्यंजनों के बीच किसी स्वर का ना होना, किसी स्वर का ना होना, इस गाल सहयोग संज्ञा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो आपने बताया कि इन दो वर्ण के बीच में यहाँ पर संयोग संज्ञा हो रही है, तो कितना आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, संयोग संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल लीजिए, देखो और एग्जाम्पल मान लो ग्रंथ का एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इसको तोड़ना सीखो। अगर मैं कहता हूँ कि ग्रंथ, क्या ग्रंथ के अंदर संयोग संज्ञा है या नहीं है, तो आप इसको तोड़ोगे, क्या लिखोगे भाई, गे, गे एक व्यंजन है तो इसमें स्वर छिपा होगा तो ए लिख देते हैं। और इसमें आदर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हलंत लगा सकते हैं, ठीक है। और आदन है तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, हलंत लगा सकते हैं। और देन थे आ जाएगा और थे के अंदर एक स्वर छिपा होता है, ठीक। तो आप यहाँ पर अब देखिए, क्या इनके अंदर संयोग संज्ञा है या नहीं। तो आपने कहा इन दो वर्णों के बीच में तो नहीं है, क्योंकि इनके बीच में स्वर आ गया। आपने कहा ये भी एक व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, तो इनके बीच में कोई भी स्वर्ण आया तो यहाँ पर संयोग संज्ञा हो रही है, ठीक। और इनके बीच में हो रही, नहीं हो रही, इसके बीच में और इनके बीच में हो रही, क्योंकि दोनों व्यंजन है, दोनों व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसके अंदर संयोग संज्ञा हो रही है या नहीं हो रही है, या पूछ सकता है कितने वर्णों के बीच में हो रही है, ठीक है, और कितनी संयोग संज्ञा हो रही है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो पैटर्न चेंज हो जाता है क्वेश्चन पूछने का। देखो जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन पैटर्न चेंज कर लेते हैं, वो पूछ क्या रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाहते हैं, ठीक। और एग्जांपल ले लो, चलो वीसी का, चलो सर आप कह रहे हो कि सर ऐसा होता है कि और एग्जांपल से आप समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकते हैं। जैसे मान लो पुष्प का एग्जांपल ले लेते हैं। अब पुष्प को आप ब्रेक कीजिए, देखो मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जैसे पे, तो पे एक व्यंजन है तो इसके अंदर एक स्वर छुपा होगा, ठीक। फिर देन ऊ आ जाएगा, ऊ एक स्वर है तो इसके अंदर तो कोई इसको ब्रेक नहीं करेंगे। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो आधे को इस तरह से हलंत लगा के, देन पे एंड देन ए। तो यहाँ पर देखो, देखो इन दो के बीच में है नहीं है, क्योंकि एक स्वर एक व्यंजन है, केवल दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्वर आ गया तो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और यहाँ पर नहीं होगा। पहले कंडीशन क्या थी कि दो व्यंजन होने चाहिए और दोनों व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सहयोग संज्ञा, सहयोग संज्ञा। अब यहाँ पर सहयोग संज्ञा का देखो जो सूत्र होता है, अब सहयोग संज्ञा का सूत्र क्या होता है उसको मैं लिखता हूँ अभी, हलो अंतरा, हलो अंतरा सहयोग। अब इसको समझो, देखो ये आपको याद करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर सेकंड से दोनों से एमसीक्यू क्वेश्चन बने, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वो आपको समझना जरूरी है। जैसे मैंने बताया हलो अंतरा, तो हल किसको कहते हैं। देखो दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, अच और हल। हल अच कहते थे स्वर को और हल कहते थे व्यंजन को, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि आप भूल ना जाओ। देखो देखो स्वर को हम अच कहते थे, जो पहले जो चार महेश्वरी सूत्र थे उनके अंदर हमारे 9 स्वर आते थे, ठीक है। और अच प्रत्यार के अंदर टोटल हमारे 9 स्वर आ जाते थे, और उसके बाद हल प्रत्यार के अंदर सारे हमारे व्यंजन आते थे, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है कि मान लो कुछ नए बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ प्रूफ नहीं होती, मतलब प्रूफ मतलब फील नहीं हो रही कि सर कैसे बता रही चीज़, तो मैंने आपको ये प्रूफ दिखा दिया कि मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप पहली वाली वीडियो देखिए, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड और बेसिक्स, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपको संस्कृत में थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर हलवन किसको कह रहे थे, व्यंजन की बात कर रहे थे,
तो व्यंजन। अब अंतर का मतलब होता है कि दो चीज़ का डिफरेंस हो गया, दो चीज़ के अंतर के बीच, यानी दो वर्णों के बीच की बात कर रहा है यहाँ पर। यानी कि अगर दो व्यंजन है, मतलब दो वर्ण है, उनके बीच में अगर कोई स्वर नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपकी सहयोग संज्ञा। तो सहयोग संज्ञा क्या होता है कि जब भी दो व्यंजनों के बीच, जब भी दो व्यंजन वर्ण के बीच किसी स्वर का ना होना इज कॉल्ड सहयोग संज्ञा। तो सहयोग संज्ञा आपको कंप्लीट मतलब समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं संहिता की, संहिता संज्ञा की। चलो मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। देखो संहिता संज्ञा, अब देखो संहिता संज्ञा क्या होती है। अब देखो संहिता संज्ञा का एक और नाम होता है, वो होता है संधि, वो होता है संधि। और संधि का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी दो चीज़ को जोड़ना, ठीक। अब वो दो चीज़ कैसे हो सकती है भाई, अगर जैसे मान लो कि कोई वर्ण है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ रमा प्लस ईस, तो यहाँ पर इन दो वर्णों को हम जोड़ेंगे। अब ये जो दो वर्ण है वो स्वर स्वर भी हो सकते हैं, वो व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। देखो संहिता संज्ञा आपसे केवल ये कहती है कि आप किसी भी दो वर्ण को जोड़ दीजिए, मतलब फर्स्ट जो वर्ण है, फर्स्ट जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों को जोड़ दीजिए। वो मैटर नहीं करता कि वो स्वर है या व्यंजन है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन, स्वर व्यंजन, ठीक। लेकिन संयोग संज्ञा में क्या आता, मैटर करता है, वो होता है कि नहीं केवल व्यंजन व्यंजन होने चाहिए, उनके बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको सहयोग संज्ञा की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। लेकिन संहिता संज्ञा क्या कहती है, केवल वर्ण होना चाहिए, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो क्या कहलाएगी, संहिता संज्ञा कहलाएगी। अब जैसे इसको हम ब्रेक करेंगे रमा को, तो रमा को आर हो जाएगा, इसके नीचे हलंत लगा देंगे क्योंकि इसमें स्वर छिपा होता है, स्वर बाहर निकाल देंगे। देन मैं होता है, और मैं के नीचे, मैं के अंदर से स्वर निकाल देंगे। देन इसके अंदर से एक आएगा और एक आ यहाँ पर है, तो ये बड़ा आ हो जाएगा। देन ई स्वर है, स्वर को तोड़ नहीं सकते इससे, इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से। इन दो वर्ण को अगर आपको जोड़ना है तो ये दो वर्ण हो गए ना, कि जब आप इन दो वर्ण को जोड़ोगे तो ये दो वर्ण जोड़ के क्या आएंगे, ए आ जाएगा। अब ये ए कैसे आया है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब हम संधि वाला चैप्टर, इससे नेक्स्ट हम संधि ही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि संधि हर जगह लगती है, तो हम डायरेक्ट संधि को यहाँ पर पढ़ाने वाले, डायरेक्ट मतलब यहाँ पर कुछ चैप्टर के पहले ही हम संधि को पढ़ाने वाले। संधि आपको 5वें चैप्टर में मिलेगा, लेकिन हम 3rd चैप्टर के अंदर यानी तीसरी वाली वीडियो में हम संधि के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ए है और ई है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर वो क्या बन जाएगा, रमेश, ठीक है। तो यहाँ पर ए और ये क्या मिलकर बन गया, यहाँ पर ए मिलकर बन गया, ठीक। तो वो क्या हो गया, रमेश। तो आपको समझ में आई होगी अच्छी सी चीज़ें, मैंने आपको समझाया है। जैसे यहाँ पर मैं और भी आपको चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आ और प्लस बड़ी ई होती यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये छोटी ई होगी, छोटी ई होगी, क्योंकि आ और बड़ी ई हमारे मिलके जो बनते हैं वो ए बनता है, वो ए बनता है, ठीक। तो यहाँ पर छोटी ई होगी तब जाके ए बनेगा, अगर बड़ी ई होती तो ये ए बनता। चलो घुसड़ घुसड़ हो गई, फिर से समझाता हूँ इस चीज़ को। रमा प्लस ईस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आ था और प्लस ई था, आ और ई मिल गया, सॉरी ये बड़ी ई बन जाती है मुझसे बार बार, ए हो गया। और आ के साथ अगर बड़ी ई आ जाए, यहाँ पर धीगरी आ जाए, ठीक है, हम बोलते हैं ना छोटी को हसवी, बड़ी को धीगरी, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये अब मैं बता रहा था आपको, ठीक। और भी आप याद कर सकते हो, वैसे तो हम इनको आगे पढ़ेंगे ही कि ते प्लस ई आगे जाके क्या बनता है, दे बनता है, ठीक। तो आप आई थिंक आपको संहिता संज्ञा समझ में आ गई होगी। संहिता संज्ञा क्या होती है कि जब भी आप किसी दो वर्ण को आपस में जोड़ते हो, ठीक है, और वो स्वर स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं संहिता संज्ञा। अब संहिता संज्ञा का जो श्लोक दिया गया है, सूत्र दिया गया है, वो दिया गया है सूत्र पर सन्निकृष्ट, पर सन्निकृष्ट संहिता। संहिता मतलब संधि, यानी क्या कर रहे हैं, आपको पर मतलब पास ला रहे हैं, किसी भी दो वर्ण को आपस में पास लाने क्या कहलाता है, संहिता संज्ञा कहता है, ठीक है। जैसे कि आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को आपको क्या पास लाता है, ठीक है, आपका प्यार, आपका लव, उन दोनों को अट्रैक्ट करता है, कि लव में भी तो एक प्रकार का फोर्स होता है, एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है जो आपको पास लाता है। तो उसी प्रकार संहिता संज्ञा भी क्या करती है, दो वर्णों को आपस में पास लाने का कार्य कर रही है, वो संहिता संज्ञा उसको हम कह रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं करते हैं इसमें लोप संज्ञा के बारे में। तो लोप संज्ञा का मतलब क्या होता है, जो शब्द पहले होता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोप संज्ञा होती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे हर इहा, तो हर या को अगर हम जैसे हर या है, जैसे हर मान लो कि हर प्लस इहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बाद में क्या बन जाएगा, तो हर यह बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोप हो गया,
किसी शब्द का, ठीक है, मतलब जो शब्द पहले था लेकिन अभी यहाँ पर शब्द नहीं है तो उसको हम कहते हैं लोप संज्ञा, ठीक है। जैसे मतलब वो किसी वर्ण के साथ, जैसे बहुत सारे सूत्र आपने देखे ना कि अभी अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे कि आ प्लस ई, तो आगे जाके क्या बन गया, ए बन गया, तो इस शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया। ये पहले था, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल रमा प्लस ईस बताया ना कि रमा में पहले ये था, लेकिन जब ये इस शब्द के साथ मिल गया, ठीक है, ये मतलब किसी सूत्र के साथ मिल सकता है, किसी शब्द वर्ण के साथ मिलता है, तो इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोप संज्ञा। देन चौथी होती है हमारी इत संज्ञा। अब इस संज्ञा में क्या होता है, देखो इत संज्ञा आपने पढ़े होंगे जब माहेश्वरी सूत्र पढ़े होंगे, तो आई उण जैसे ये पहला माहेश्वरी सूत्र है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये लास्ट वाला व्यंजन होता है इसके नीचे हलन लग जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, इत हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। यानी 14 माहेश्वरी सूत्र थे, तो 14 ही हमारे पास यहाँ पर इस संज्ञक वर्ण थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा था भी छठे के अंदर, लन के अंदर, जिसके अंदर एक स्वर भी हमारा क्या था, लन था ना, लन, तो ये लन, तो लन को जब हमने ब्रेक किया तो ले प्लस ए और न, तो ये दोनों कैसे हो जाते हैं, इस संज्ञक हो जाते हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास 15 इस संज्ञक वर्ण हो गए थे, ठीक, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो ये होगी इस संज्ञा। देन हम बात करते हैं हासु दीर्घ और प्लुत की। देखो अब हम बात करते हैं हसु दीर्घ और प्लुत संज्ञा की। तो हसु संज्ञा क्या होती है, हसु संज्ञा क्या होती है, यानी इसमें एक मात्रा का स्वर होता है, यानी एक मात्रिक स्वर होता है, ठीक है, और ये धीरे स्वर में उच्चारण होते हैं, ठीक, एक मात्रिक स्वर होता है, धीरे स्वर में उच्चारण होते हैं, जैसे कि ए हो गया, ये एक मात्रिक ई हो गया, औ हो गया, री हो गया एंड ली हो गया। देन होता है दीर्घ संज्ञा। तो दीर्घ संज्ञा के अंदर क्या होता है, ये द्विमात्रिक होते हैं और इनमें समझने में बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, जैसे कि आ हो गया, ठीक है, छोटी ई होगा यहाँ पर होगी बड़ी ई, ठीक है, ऊ हो गया, ठीक, एंड री हो गया, ठीक है, ये सब इसके अंदर दीर्घ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं। देन हम बात करते हैं प्लुत के अंदर। प्लुत कैसा होता है, त्रिमात्रिक होता है, प्लुत कैसा होता है, त्रिमात्रिक होता है, यानी कि इसमें सब में क्या होगी, तीन, आ की भी तीन होगी, ई की भी तीन होगी, ऊ की भी तीन होगी, तो सबकी तीन तीन हो जाएगी, इसमें थोड़ा जो समय होता है वो ज़्यादा लगता है, इसको हम बोलते हैं प्लुत संज्ञा। देन अब हम बात करते हैं वृद्धि संज्ञा की। देखो अब वृद्धि संज्ञा, अब एक इंपॉर्टेंट संज्ञा आ रही है वृद्धि संज्ञा, जो हम संधि वाले चैप्टर में भी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो चौथा हम बात करते हैं वृद्धि संज्ञा की। आप टेंशन मत लो, नोट से भी पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको लिख लिख कर समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट से क्या ऐसा लगता है कि सारा रीड कर देगा, समझ में नहीं आया, जब मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ तो आपको डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे बहुत सारे, ठीक। अब देखो हम बात कर रहे थे वृद्धि संज्ञा, जैसे नाम से ही क्लियर है कि वृद्धि, यानी यहाँ पर किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है। देखो वृद्धि संज्ञा क्या होती है, यहाँ पर देखो मतलब ये जो सूत्र है ना, वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र होता है वो किसी चीज़ की वृद्धि, मतलब वृद्धि संज्ञक वर्ण के बारे में बताता है। जैसे वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, पहले इसका हम सूत्र की बात कर लेते हैं। चलो, इसका जो सूत्र होता है वृद्धि संज्ञा का, वो होता है वृद्धि रा देज, ठीक है। जब आप इसको ब्रेक करोगे, देखो वृद्धि से तो आप समझ में किसी चीज़ की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से रा आदि का मतलब हो जाएगा आत, ठीक है, ये संज्ञा सब आपको समझ में आएंगे बाद में, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा एज, एज, ठीक, तो आत को यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ए वर्ण आ जाता है, मतलब दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, और एच एक प्रत्याहार है, इस एच प्रत्याहार के अंदर क्या आ जाएगा, देखो आयुण रिली के यूड और एच, देखो ये माहेश्वरी सूत्र आपको बार बार काम आएगा। देखो यहाँ पर है ना एच, तो क्या आ जाएगा, एच के अंदर क्या आ जाएगा, ए और ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए और ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एच के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा, यानी आ वर्ण और ए वर्ण और ओ वर्ण, ये तीन वर्ण कैसे होते हैं, ये तीन वर्ण होते हैं हमारे वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो याद रखना, ये देखो तीन वर्ण कौन कौन से होते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण, यानी वृद्धि करना। चलो मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, शायद आपको एग्जाम्पल ये चीज़ क्लियर होगी। जैसे मैं बताता हूँ एक और एक, एक एक नहीं, एक का एक होगा, जैसे चलो एक एक से देखो, एक और एक, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो, और इसको मैंने तोड़ना आपको सिखाया है। देखो ये तो स्वर है, इसका तो कोई नहीं टूटेगा, ये व्यंजन है तो इसमें टूटेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर स्वर छुपा होता है। देन ए, देन प्लस के, देन प्लस ए। देखो और यहाँ पर क्या आ रहा है, ए प्लस ए, जब इन दो वर्णों को आपस में जोड़ते हो तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ए प्लस ए, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। कहाँ पर सीखोगे, संज्ञा वाले में, सॉरी संधि वाले में। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट कीजिए, इनको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ से क्या बनेगा, किससे क्या बनेगा, ये आपको चीज़ अभी समझ में नहीं आएगी। बस आपको भी कॉन्सेप्ट समझना है कि वृद्धि संज्ञा क्या होती है, यानी वृद्धि होना, वृद्धि होना। जैसे कैसे, जब ए और
ए और ए आपस में मिला तो क्या बन रहा है, बड़ी ए बन रही है, ठीक है। तो ए बने तो इसमें क्या होगी, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये रही ना आ आई बन जा ए बन जाएगा, ठीक है। जैसे ए प्लस ए भी आपस में जुड़ता है तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ने वाले संधि के अंदर, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर एग्जाम्पल से कि वृद्धि संज्ञा का एग्जाम्पल कैसे होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ए का एक बन जाएगा, ए का एक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए प्लस ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए का एक बन जाएगा, ठीक। दो ए हो जाएंगे, ए के तो पहले ही है, एक और ए बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, ए का एक हो जाएगा, मतलब वृद्धि होना, ठीक है, वृद्धि होना, ठीक। तो ये होती है हमारी वृद्धि संज्ञा। तो वृद्धि संज्ञा के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि राधेच। तो एज तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, तो रात से क्या बनाया हमने, आत समझा है, आत, ठीक है, आत। तो इतनी आपको संस्कृत में नहीं जाना है, बस आपको याद रख लेना। तो यहाँ पर आत बनेगा, आत से यानी दीर्घ आ की बात कर रहा है, और एज प्रत्यार के अंदर ए होता है और औ होता है। यानी इस संज्ञा, इस सूत्र से आप पता लगा सकते हो ये तीन वर्ण होते हैं जिनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब इसी के लगे हाथ हम बात कर लेते हैं गुण संज्ञा के बारे में भी। गुण संज्ञा, देखो गुण संज्ञा का जो सूत्र होता है वो होता है अधेड़ गुण, अधेड़ गुण। अब अधेड़ गुण को जब आप ब्रेक करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से तोड़ेगा, अत प्लस एड, अत प्लस एड। तो अत से आपको पता लगा हसु आ मिल गया हमको, और एड, एड क्या है, देखो वही वही माहेश्वरी सूत्र है। तो एड के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपको, ये ए आ जाएगा और औ आ जाएगा, ए आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है। एड के अंदर जब आप इसका प्रत्याय करोगे तो ए आ जाएगा और औ आ जाएगा। इसमें यहाँ पर दो होती, ठीक है, ये दो होती, यहाँ पर एक बार ये देख लेना, दो होती, यहाँ पर कम है। देखो ये क्या है, गुण संधि है। तो गुण संधि सेम किसकी तरह है हमारे पास, वृद्धि संधि की तरह। बस यहाँ पर वृद्धि मतलब बड़ी हो रही थी, यहाँ पर यहाँ बड़ी नहीं है, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर हसवा था हमारा बड़ा आता, यहाँ पर छोटी थी बड़ी ये थी, तो यहाँ पर छोटी होती, यहाँ पर बड़ी होती, ठीक है। तो ये सेम किसकी तरह ही है, कि वृद्धि संज्ञा की तरह ही है। जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। तो यहाँ पर रमा प्लस ईस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप तोड़ोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस ई आ जाएगा। ये आप समझ रहे हो कैसे, भाई यहाँ पर एक आ था, लेकिन जब इस व्यंजन को हमने तोड़ा, इस व्यंजन को तोड़ा तो एक और आ गया, तो डबल आ बन गया, देन ई बन गई। तो आर ई क्या बन गई, मिलकर बनाते हैं हमारे पास ए बनाते हैं। तो ई का है हमारे पास, गुण का है, तो ये क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने आपको तोड़ना सिखा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक। देखो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और इम्पोर्टेंट संधि के बारे में, जो कि होती है सुवर्ण, सॉरी संधि नहीं, संज्ञा, ठीक है। मैं बार बार कन्फ्यूज हो जाता हूँ, कन्फ्यूज मतलब मुझे संज्ञा की, संधि की ज़्यादा तो पड़ी, क्योंकि मैंने संधि बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी, तो मुझे हर बार संधि ही याद आती है, ठीक है, संज्ञा नहीं आती, क्योंकि संज्ञा छोटा सा चैप्टर है, MCQ वगैरह इसमें आता है, ठीक। देन हम बात करते हैं सुवर्ण संज्ञा की। अब देखो अगर हम स्वर्ण संज्ञा की बात कर रहे हैं तो पहले इसके सूत्र को देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं भी आपको डायरेक्ट दिखा सकता हूँ, डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को समझो कि किस तरह वो चीज़ें है। जैसे स्वर्ण संज्ञा हो गई, तो स्वर्ण संज्ञा का जो सूत्र होता है, पहले सूत्र को लिखते हैं, जो सूत्र है तुल्य, तुल्य आश्य परितन स्वर्णम, ठीक। देखो तो तुल्य का मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब होता है यहाँ पर एक तरीका से समान, ठीक है, तुल्य का मतलब होता है समान। देन यहाँ पर आता है फिर आस्य, आस्य मतलब उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं, मतलब कहाँ से आस्य है, कहाँ से वो सब निकल रही है, ठीक। देन होता है परितन, से दो प्रकार का परितन, आभ्यंतर परितन एंड ब्रह्म परितन, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर केवल आभ्यंतर परितन की, ठीक है। अभी आप ये मत कहना सर आभ्यंतर मुझे ये तो याद ही नहीं है, आप स्वर्ण संज्ञा पढ़ रहे हो और आपको आभ्यंतर परितन ही नहीं पता, आप यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा पढ़ रहे हो आपको उच्चारण स्थान ही नहीं पता, तो ये चीज़ पहले ही आपको पढ़ी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ सबसे पहले, मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम लिया था उच्चारण स्थान में, आभ्यंतर परितन में, बार बार आपको प्रैक्टिस कराई थी, बार बार आपको रिवाइज कराया था, ठीक है। कई वीडियो यानी 5 लेक्चर हो चुके थे, अगर आप देखोगे ना बेसिक को मिला के 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ मैं चैप्टर फर्स्ट के, और वो भी ऐसे नहीं थे 10 मिनट के, घंटों के, एक एक घंटों के कई लेक्चर है, आध घंटे से सारे लेक्चर ऊपर आपको मिलेंगे। वो मैंने क्यों बताया, ताकि आपको पहले चैप्टर में इतने अच्छे से कमांड बना लो, ताकि आप बेसिक इतना मजबूत कर लो, तो कहीं भी आकर ये शब्द जुड़ते हैं, ये टर्म जुड़ते हैं, तो आप इनको कनेक्ट कर सको, ठीक है। उच्चारण स्थान मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ए का,
अच्छा, ये तो मैं बताने भूल गया, पहले ये इसको समझा था। तो ये क्या था, ये था कि अगर किसी चीज़ का उच्चारण स्थान और आव्यंतर प्रत्यय सेम होता है तो वो स्वर्ण संज्ञा कहलाएगी। अगर उच्चारण स्थान और आव्यंतर प्रत्यय सेम नहीं होता तो वो स्वर्ण संज्ञा नहीं कहलाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं पूछता हूँ जो ए है और आ है, क्या वो स्वर्ण संज्ञा है या नहीं है। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि जो ये हस्व है और दीर्घ है, क्या वो स्वर्ण संज्ञा है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो आप पहले लिखोगे यहाँ पर उच्चारण स्थान, आप लिखोगे उच्चारण स्थान एंड आभ्यंतर परिवर्तन, आभ्यंतर परिवर्तन, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है उच्चारण स्थान एंड आभ्यंतर परिवर्तन। अगर मैं बात करूँ इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, बताइए, आपको याद ही नहीं होगा। वैसे मुझे तो याद है कि कंठ होता है, अकुआ विसर्जनीय कंठा, मैंने आपको बताया था अभी। चलो मैं फिर से आपको एक बार बेसिक में ले जाता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ। ये चीज़ मुझे दिखानी पड़ती है ताकि आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को, ठीक है। मैं भी डायरेक्ट भी लिख सकता था। देखो, अकुआ विसर्जनीय, अकुआ विसर्जनीय के अंदर क्या होता है, ए वर्ण आता है, यानी हस्व आव्य आता है और दीर्घ आव्य आता है, दोनों आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उच्चारण स्थान तो दोनों का क्या है, सेम है। उच्चारण स्थान तो क्या है, सेम है। कौन सा है, कंठ, यानी दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर परिवर्तन की। अब आभ्यंतर परिवर्तन कौन सा होता है, देखो आभ्यंतर हमने 5 प्रकार के बताए थे, शिव से मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। स्पष्ट परिवर्तन था, ठीक है, ईषद स्पष्ट परिवर्तन था, ठीक है, ईषद संवृत्ता, ईषद विवृत्ता, देन संवृत्ता। तो इस प्रकार के 5 होते थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए थे शिव से ट्रिक से। पहला स्पष्ट परिवर्तन था, देन ईषद स्पष्ट परिवर्तन था, देन ईषद विवृत था, ठीक, देन विवृत्ता एंड समृद्धता। तो अब मैं बात करता हूँ कि क्या इन दोनों का जो आभ्यंतर परिवर्तन है वो सेम है। अब देखो ये किसके अंदर आते हैं, पहला हमारा स्पर्श परिवर्तन था, तो इसके अंदर क्या आ रहे थे, इसके अंदर आ रहे थे हमारे स्पर्श वर्ण आ रहे थे, यानी कैसे लेके मैं वर्ग तक आ रहे थे। तो इसके अंदर तो यहाँ पर जो ये स्वर ही तो है भाई, एक प्रकार के स्वर ही है, तो स्वर इसके अंदर तो आएगा नहीं। देन ईजर स्पर्श के अंदर देखते हैं अंत स्तर वर्ण आते हैं, ठीक है। अंत स्तर वर्ण कौन कौन से होते हैं, यह ब रेल है, ये इसके अंदर भी नहीं आ रहे। ईसद विपरीत के अंदर देखते हैं तो ईसद विपरीत में सल प्रत्यार आते हैं, शेष है, इसके अंदर भी नहीं आ रहे, ठीक है। आवन आ किसके अंदर रहा है, फिर हम विपरीत के अंदर गए तो विपरीत के अंदर आ रहा है, यानी जितने भी हमारे 9 स्वर होते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, विपरीत के अंदर आते हैं। पर आप ये मत कहने लगना सर ये आ तो है ही नहीं, देखो ये आवन इसी के अंदर आ जाते हैं। आपने हिंदी वाले पढ़े होंगे ना 13 स्वर, तो ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ए आएगा या बड़ा आएगा, तो ये सारे किसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर विपरीत के अंदर आ जाएंगे। तो दोनों का जो आभ्यंतर परिवर्तन है वो सेम है, यानी इसका भी विपरीत है और इसका भी विपरीत है। तो आप कह सकते हो ये जो चीज़ है ना, तो आप कह सकते हो ये स्वर्ण संज्ञा है, ठीक है। तो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि क्या होती है स्वर्ण संज्ञा। तो इसको एक बार हम नोट से भी देखेंगे, एक और एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं निपात के बारे में। देखो निपात क्या होता है, देखो निपात संज्ञा क्या होती है, मतलब निपात संज्ञा उन वर्णों की होती है जो अकेले किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होते परंतु उनका अर्थ होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जैसे निपात के जो एग्जाम्पल है, पर हो गया, परा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अप हो गया एंड सम हो गया। तो इनका ना अकेले कोई भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इनका एक मीनिंगफुल होती है, अकेले इनका प्रयोग नहीं होता है लेकिन इनका एक अर्थ होता है। जैसे कि पर का अर्थ होता है आगे होना, परा का अर्थ होता है पीछे होना, ठीक है। तो ये इस तरह से। देन इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी संज्ञा रहेगी हमारी, चलो धातु संज्ञा की बात कर लेते हैं। धातु संज्ञा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। धातु संज्ञा, ठीक है। आप नोट्स आप मेरे राइटिंग में मत जाना, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ठीक। धातु संज्ञा, देखो धातु, देखो मैंने आपको ये बेसिक में बताया था कि हिंदी में क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ना क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई, उसकी धातु हो गई, ठीक है। वह खेलता है तो खेलता क्या होगा, उसकी धातु हो गई। तो यानी कि जो मतलब धातु संज्ञा क्या बताती है, भू का जो धातु संज्ञा होती है वो क्रिया का बोध कराने वाली होती है, क्रिया का बोध कराने वाली होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भू का जो अर्थ होता है, भू का अर्थ दो अर्थ हो सकते हैं भू का, ठीक है। भू का अर्थ हो सकता है, एक होता है पृथ्वी, ठीक, एंड दूसरा हो सकता है कि भू का अर्थ होना, किसी कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, होना। तो अब इसमें से बताओ कि धातु संज्ञा कौन सी होगी, पहली होगी या दूसरी होगी। क्योंकि मैंने क्या बताया भाई, धातु संज्ञा मैंने बताया जो किसी क्रिया का होने का बोध बताए। क्या पृथ्वी किसी की चीज़ को होने का बोध बता रही है, नहीं बता रही। होना किसी चीज़ को होने का बता रही है, काम पूरा हो गया है, ठीक है, तो ये इसका बोध बता रही। तो इसलिए यहाँ पर होना धातु संज्ञा होगी, पृथ्वी कोई धातु संज्ञा नहीं होगी, ठीक। देन इसके बाद हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग संज्ञा के बारे में। तो उपसर्ग संज्ञा क्या कहते हैं, देखो वो कहते हैं कि किसी भी क्रिया के आगे यदि किसी क्रिया के आगे उपसर्ग को लगा देते हैं तो उसके अर्थ जो होता है वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बताते हैं, देखो अभी हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे 22 प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग होते हैं। जैसे कि मान लो कि, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, उपसर्ग एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे पर हो गया, परा हो गया, सम हो गया, ठीक है। देखो अगर इस पर को या फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो और भी एग्जांपल है इसमें, नी हो गया और ती हो गया, चलो और जो भी है। जैसे मैं इसके परा को ले लेता हूँ, ठीक है, परा को ले लेता हूँ कि इस परा को यदि मैं मान लो कर्म के आगे लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, पराक्रम हो जाएगा, ठीक है। और मान लो कि नी भी एक प्रकार का उपसर्ग है, इस नी के आगे मैं योग लगा देता हूँ, मतलब ये क्या है, क्रिया है, ये एक धातु एक क्रिया है। अगर इसके आगे मैं एक नी लगा देता हूँ तो इसका अर्थ क्या जब चेंज हो जाएगा, तो नी योग हो गया। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या बता रहा है कि किसी भी आप धातु क्रिया के अंदर जब आप एक उपसर्ग उसके आगे जोड़ देते हो, उपसर्ग होता है क्या, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, हम आगे जोड़ते हैं। तो क्या समझ में आया कि किसी भी धातु क्रिया के अंदर जब हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, मतलब जब हम आगे उसको उपसर्ग लगा देते हैं, तो उसका जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हार, तो इसके आगे अगर हम एक उपसर्ग जोड़ देते तो क्या बन जाएगा, बिहार, तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उपसर्ग कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट बचा है एक और, जो कि होता है पद संज्ञा। देखो पद संज्ञा को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसको नोट से हम समझाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अब हम बात करते हैं पद संज्ञा की। तो पद संज्ञा को आप समझो, देखो पद संज्ञा, देखो यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक होता है सुबंत, एक होता है तिड़ंत, एक होता है सुबंत और तिड़ंत। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है कि सुबंत और तिड़ंत मिलकर कह रहा है कि हमारा पद संज्ञा है, ठीक है। सुबंत और तिड़ंत मिलकर पद संज्ञा बनाती है। कैसे बनाती है, देखो जब आपके जो शब्द रूप होता है, अगर आपके शब्द रूप के साथ सुप्रत्यय लग जाए, सुप्रत्यय लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। और यदि आपकी धातु रूप के साथ, मतलब धातु के साथ तिड़ प्रत्यय लग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिड़ंत कहेंगे। सर ये क्या बता दिया आपने, समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी, समझते हैं। देखो 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 5 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, ठीक है, प्रत्यय वाला चैप्टर आएगा फिर देखेंगे। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तिड़ प्रत्यय, एंड तीसरा होता है सु प्रत्यय, चौथा होता है स्त्री प्रत्यय, एंड पांचवा होता है तच्छिद, कुछ इसी प्रकार के प्रत्यय होता है, ठीक है। ये जो 2 पहले प्रत्यय होते हैं वो धातु रूप में लगते हैं, ठीक है। कहाँ लगते हैं, धातु में लगते हैं। और जो 3 प्रत्यय होते हैं वो शब्द में लगते हैं, ठीक है। तो मैंने शब्द रूप के अंदर क्या लगाया है, सुप्रत्यय लगाया है, तो मिलके क्या बन गया, सुबंत बन गया। सर ये शब्द रूप क्या चीज़ है, देखो ये शब्द रूप तक समझाते हैं। अभी समझा तो नहीं पाएंगे लेकिन दिखा तो सकते हैं अभी आपको कि शब्द रूप क्या है, ताकि आपके मन में से जो डाउट भी वगैरह आ रहा हो तो ये क्लियर हो जाए। देखो ये होते हैं शब्द रूप, ठीक है। जैसे रामः आपको दिख रहा है, जैसे वेद का देख लो, वेदम, वेदम, वेदीन, वेदाय, वेदात, ठीक है, वेदित। तो ये क्या होते हैं, शब्द रूप होते हैं, ठीक है। इनको भी हम यहाँ पर अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब हम संस्कृत में चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे शब्द रूप, तो देखेंगे। तो अभी क्या समझ में आया है कि शब्द रूप के अंदर जब सु प्रत्यय लग जाता है तो सुबंध बन जाता है। फिर होता है धातु, जैसे शब्द रूप चैप्टर है उसी प्रकार चैप्टर नंबर 9 आपका धातु वाला होगा, तो उसके अंदर भी क्या होता है, जब उसके अंदर तिड़ प्रत्यय लग जाए तो वो तिड़न बन जाता है। और सुबंध और तिड़न मिलकर, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी पद संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। दोनों की क्या होती है, पद संज्ञा होती है, ठीक। तो ये होता है हमारा पद संज्ञा। अभी हम इसको जब नोट से देखेंगे तो एक बार और समझेंगे अच्छे से, ठीक। इतना मैंने आपको समझा दिया है, तो उसके बाद हम देखते हैं नोट से। तो अब इसको हम एक ही वीडियो रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम इसको नोट से पढ़ाएंगे, ठीक है।